अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हिरा शब्बीर। होम टीवी के प्रोग्राम दिल की बात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमने अपने स्टूडियो में मधु किया है एक मारूफ आर्टिस्ट को। वो टीवी प्लेस भी करती हैं, मुख्तलिफ कमर्शियल्स में भी काम करती हैं, होस्ट भी हैं और इसके साथ साथ स्टेज से भी वाबस्ता हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नादिया भट्ट साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हिरा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं दिल की बात में। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर और आप लोगों से मिलकर, आपसे मिलकर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में अपना गेस्ट बनाया। बहुत शुक्रिया। आज आपसे हम कुछ दिल की बातें करेंगे। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कितने बहन भाई हैं? जैसे कि मेरे नाम से ज़ाहिर हो रहा है नादिया भट्ट, तो मेरा बैकग्राउंड पंजाबी फैमिली से है और मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे बहन भाई नहीं हैं, तो बहुत लाड प्यार से उन्होंने मेरी परवरिश की और तकरीबन 18 साल की उम्र तक जब मैंने शोबिज़ ज्वाइन किया तो मैं एक टॉम बॉय थी। अच्छा। और अभी भी थोड़ा सा लुक से लग रहा होगा कि मतलब लड़कियों वाले कपड़े पहनना या हिजाब करना या गुड़िया से खेलना, ये मेरी नेचर में नहीं रहा। मेरी नेचर में हमेशा ये रहा कि लाइक साइकिलिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना, इस तरह की थोड़ी टफ़ नेचर रही। तो पंजाबी बैकग्राउंड से होने की वजह से बहुत अच्छा माहौल मिला और इकलौते होने की वजह से कभी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की गई। तो आपको कभी फ़ील नहीं हुआ कि कोई बहन भाई होता तो ज़्यादा इंजॉय करती, या आप अकेले इकलौती हो कि बहुत खुश हैं? जी, खुश तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। ज़ाहिरी सी बात है, जब कोई चीज़ शेयर नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब थोड़ा सा महसूस होता है कि बहन भाई होने चाहिए थे, तो इंसान ज़्यादा इंजॉय करता है, थोड़ा दिल की बातें शेयर करता है जो आज आपसे शेयर हो रही हैं। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, ये कुदरत के फ़ैसले होते हैं, इनके आगे हम क्या कह सकते हैं। तो ये बताइए, टॉम बॉय जो आपने भी जिक्र किया कि आपका ये वाला स्टाइल है थोड़ा, तो इसको डेवलप करने में किसका ज़्यादा हाथ है, आपकी मदर का कि फादर का? ऑफ कोर्स फादर का। अच्छा, सही। तो एजुकेशन कहाँ से की? एजुकेशन वैसे तो मेरी वालिदा चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और वालिद साहब कहते थे, क्योंकि वो ख़ुद माशाल्लाह से एयरफोर्स में थे, फिर वहाँ से रिटायर हुए, तो वो चाहते थे कि मैं एयरफोर्स में या आर्मी में ज्वाइन करूं या एयर होस्टेस बन जाऊं। लेकिन मेरा 12 साल की उम्र से इरादा था कि मैं एक प्रोफेशनल एक्टर और होस्ट बनूं, तो उसी की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। तो एजुकेशन में थी तो मैं ए प्रोफाइल। कभी भी किसी भी क्लास में मैं डाउन मार्क्स के साथ प्रमोट नहीं हुई। तो कराची से ही की आपने सारी एजुकेशन? मेरी पैदाइश यहीं की है और यहीं से मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। तो एजुकेशन में हाई लेवल पर इसीलिए नहीं गए क्योंकि छोटी एज में ही मीडिया ज्वाइन कर लिया था। आई वॉज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था और सॉन्ग वीडियो मॉडलिंग थी, उसमें मैंने मॉडलिंग की और लोगों ने उसे बहुत सराहा। उसके बाद मुझे होस्टिंग के लिए ऑफ़र आना शुरू हो गई क्योंकि आवाज़ ज़रा थोड़ी सी यू कैन से भारी थी, डेवलप थी। तो हमारी एक मैडम थी जिनके प्रोडक्शन हाउस में हम लोग काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि व्हाई डोंट यू गो फॉर होस्टिंग। तो मैंने साफ मना किया बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मैं एक्टिंग को अपना करियर बनाऊं, होस्टिंग की तरफ मेरा कभी रुझान नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने जब मुझे ये गाइडलाइन दी कि आप होस्टिंग कीजिए, तो आई ट्राइड फॉर अ शो जो कि रोड शो था और उस रोड शो में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया बिकॉज आई वॉज अ वेरी टफ होस्ट। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस वॉज आउट क्लास, बहुत अच्छा रहा, बहुत पसंद किया गया उस प्रोग्राम को। उस प्रोग्राम का नाम था डू यू डेयर और उसकी वजह से मुझे बेशुमार शोज़ की ऑफ़र आई। उसके बाद मुझे टेलीविज़न प्लेस की ऑफ़र्स आईं और मैंने काफ़ी सारे टेलीविज़न प्लेस में काम भी किया। माशाल्लाह से पीटीवी से जब मुझे ऑफ़र आई टेलीविज़न प्ले की, तो मैंने उसमें जब काम किया तो मुझे उसके लिए फिर सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया, यानी मैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एक्टर हूँ इन पाकिस्तान। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये बताइए, जब आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि आप शोबिज़ ज्वाइन करना चाहती हैं, तो वालिद ने कोई एतराज़ तो नहीं किया? क्योंकि उनकी ख्वाहिश आपने बताया कि ये थी कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करें या आर्मी ज्वाइन करें। वालिदा ने भी मना किया, वालिद साहब ने भी ये कहकर मना किया कि इट्स अ वेरी टफ फील्ड, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। लेकिन वही बात होती है कि जब इंसान कोई इरादा कर लेता है तो फिर उसके बाद
उसी तरफ अगर उसका रुझान रहता है तो फिर माँ बाप को भी आखिरकार जब इकलौता बच्चा हो तो अपने हथियार डालने पड़ते तो हैं। ये एडवांटेज है आपको कि Of आप course क्योंकि है। इकलौती हैं तो आप सेटिस्फाई हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? वेल हिरा, अब अम्मी अब्बू दुनिया में नहीं हैं और मैं अब फ़िलहाल अकेले हूँ और इंशाल्लाह बस मेरे लिए दुआ कीजिए क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं मदर और फादर की डेथ को। तो अब अपने करियर को भी लेकर चल रही हूँ शोबिज़ के हवाले से और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं अपना घर भी बसा लूँ इंशाल्लाह। तो अल्लाह बस पाक उसके आपको लिए अपने आप मकसद में दुआ कामयाब कीजिए। करे। बिल्कुल। और बहुत याद आती है अम्मी अब्बू की, ऑब्वियसली इकलौती हूँ, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन वही बात आती है कि दिस इज़ द लॉ ऑफ द नेचर। बेशक कुदरत के फैसलों के आगे हैं। आप इसके लिए सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं, इसको बदल नहीं सकते। तो बिल्कुल मॉम ऐसे ही। डैड जब हयात थे तब बहुत खुश थे और माशाल्लाह से मैंने अपनी पूरी कोशिश की क्योंकि एंड में मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया था, तो जितना भी मैं कर सकती थी मैंने किया और समझें कि बेटी से बढ़कर मैंने बेटे का कैरेक्टर निभाया। लेकिन उनका टाइम था, वो चले गए, फिर मौमा भी चली गई मेरी। तो बस दुआ कीजिए उनके लिए और आप सबसे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और आपको मेरे वालिदैन की सब्र और मग़फ़िरत के लिए सुकून दुआ दे, कीजिएगा। आपको आपके मकसद में कामयाब करे। अच्छा ये बताइए कि आपकी फ़ैमिली में कोई और शोबिज़ से वाबस्ता है? जी बिल्कुल भी नहीं। वालिद साहब मेरे इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे और वालदा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं बैकग्राउंड से, उस शहर की पहली फर्स्ट एमए ऑनर उर्दू थी। वहाँ से उससे पहले किसी फ़ीमेल ने एमए नहीं किया था। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा जोड़ा था, आपस में कज़न्स थे और मेरे ब्लड में क्रॉसिंग नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र है, यानी आई एम अ कंप्लीट बट। तो और तो कोई मीडिया लाइन से नहीं है, इस वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि फैमिली की तरफ से भी नापसंद किया जा रहा था, जिसकी वजह से वालिदैन ने भी मना किया, लेकिन ज़िद करके मीडिया को ज्वाइन किया। अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी, अल्लाह पाक ने बहुत सराहा और आज मैं आपके साथ हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताइए अब तक कितने कमर्शियल्स में काम कर चुकी हैं? जी मैंने तकरीबन 6 से 7 कमर्शियल्स में काम किया है। एक कमर्शियल को बहुत पसंद किया गया था, वो था फन सिटी रिजॉर्ट्स का। उसमें मैं फ़र्स्ट लीड मॉडल थी। उसके बाद मैंने सर्विस शूज़ का कमर्शियल किया, मैंने डॉक्टर मिल्क का कमर्शियल किया, मैंने जैज़ का कमर्शियल किया। बेशुमार कमर्शियल्स मैंने किए जिनमें किसी में मैं लीड थी, किसी में मैं सेकंड लीड थी और कोई इस तरह था कि लाइक उसमें हम काफ़ी सारे लोग ग्रुप में थे, तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स थे, उसमें भी मैंने काम किया। अच्छा, आपने प्लेज में भी काम किया है? जी अल्लाह तो ये बताइए कि कमर्शियल करना ज़्यादा मुश्किल है या प्ले में काम करना? देखिए कमर्शियल इस लिहाज से करना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कमर्शियल में टाइमिंग आपकी कम ली जाती है और बजट आपका ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन मैं पर्सनली लाइक करती हूँ प्लेज में काम करना क्योंकि उससे आपकी जो स्किल्स हैं वो सामने आती हैं, आपका जो एक्टिंग है वो आपके अंदर जो एक आर्टिस्ट होता है, फनकार होता है, जिसके लिए हम मीडिया में आते हैं, वो चीज़ आपके सामने आती है। और माशाल्लाह से मैं एक्टिंग कंपटीशन की रनर अप हूँ, हीरो बनने की तरंग, सही जोड़ की तलाश, और 400 गर्ल्स में से 8 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी और मैं उनमें से एक थी, जिस पे मुझे बहुत प्राउड है। तो बस प्लीज, कब की बात है, कितना अरसा हो गया? 2011 में ये चीज़ हुई थी, हीरो बनने की तरंग, सही जोड़ की तलाश, और उसका हम लोगों ने बाकायदा ऑडिशन दिया था। 400 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा। और मैं उनमें से एक थी जो 8 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। उसमें रीमा जी थी, उसमें सैयद नूर साहब थे, उसमें जॉन रैम्बो सर थे और तकरीबन कंप्लीट फिल्म इंडस्ट्री से वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। और साथ ही साथ उन लोगों ने हमें यू कैन से नापा, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें दाखला लेना ही बहुत मुश्किल है बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर बाकायदा 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी फॉर एक्टिंग। और अल्लाह पाक का शुक्र है, जब वो ट्रेनिंग ली तो उसके बाद मैं तो प्रेफर करती हूँ प्लेस को, लेकिन मुझे ज़्यादातर ऑफर्स होती है स्टिल शूट्स की। अच्छा। बिकॉज ऑफ माई लॉन्ग हाइट, मैं 5'8" हूँ माशाल्लाह से, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, तो ज़्यादातर स्टिल शूट्स की ऑफ़र होती है या कमर्शियल्स की होती है या होस्टिंग के हवाले से होती है, लेकिन प्रेफर मैं करती हूँ या तो ड्रामास को और या तो फिल्म। चलिए नादिया, यहाँ आपको थोड़ा सा ब्रेक करूँगी मैं एक छोटे से वक्फे का लेके, फिर हम आपके साथ दोबारा से कंटिन्यू करते हैं यहीं से।
नाज़रीन, मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और नादिया से गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए होम टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है नादिया भट्ट साहिबा और हम उनसे कर रहे हैं कुछ दिल की बातें। जी तो नादिया, आप बता रही थी कि आपने मुख्तलिफ़ प्लेस में भी काम किया, तो ये बताइए कि आपको अब किस अदाकार या अदाकारा के साथ काम करने की ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी? हिरा, हमेशा से जो मेरी ख्वाहिश रही, माशाल्लाह से मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। मैंने नदीम बेग साहब के साथ कमर्शियल किया हुआ है और जैसा कि मैं पहले बता रही थी कि एक्टिंग कंपटीशन में तो हम सबसे ही तकरीबन मिल चुके हैं, लेकिन जो एक ख्वाहिश थी जो आज तक पूरी नहीं हुई, जो मैंने कभी बताई नहीं। अच्छा चलें, आज आप अपने दिल की बात हमें बता दें। लेकिन आज मैं बताऊंगी, किसी इंटरव्यू में नहीं बताई, कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मुझे मोहम्मद राना सर के साथ काम करने का बहुत शौक़ है। चलें, होम टीवी के तवस्सुस से शायद आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए और आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमारी दुआ है। क्योंकि वो मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं और हम तो बहुत छोटे थे जब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वो भी राना फैमिली से, ऑब्वियसली ही इज़ फ्रॉम लाहौर। तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि अगर मैं मीडिया ज्वाइन करूँ तो इनके साथ किसी न किसी कैरेक्टर में मैं आऊँ, किसी न किसी कैरेक्टर में। ये नहीं कह रही कि उनकी हीरोइन बनकर आऊँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मतलब काम करूँ जिसमें वो मेरे साथ जो है डायलॉग्स करें। तो ये अगर ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने जिक्र किया कि आप पंजाब से बिलोंग करती हैं, तो लाहौर से भी आपने काम किया? जी, लाहौर से भी मैं काम कर चुकी हूँ, बिकॉज़ हम लोगों ने एक बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन की थी और कराची से लेकर मुजफ्फराबाद तक हम लोग जो है वो अपनी प्रमोशन लेकर गए थे। मैं उसमें होस्ट थी और मैंने कराची से लेकर मुजफ्फराबाद तक ट्रक के ऊपर सफ़र किया है एंड आई वॉज द लाइव होस्ट ओवर देयर। तो पूरा पाकिस्तान हम लोगों ने ट्रैवल किया था, तो उसके थ्रू मैंने लाहौर से काम किया था। बाकी मुझे एक फ़िल्म की ऑफ़र आई थी लाहौर से, लेकिन जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर समझाया तो वो कैरेक्टर मेरे मिजाज के थोड़े ख़िलाफ़ था, तो मैंने साफ़ ही मना कर दिया। ना बजट की बात की, ना मैंने बाकी जो कास्ट थी उनके बारे में पूछा, लेकिन जब उन्होंने मेरा कैरेक्टर मुझे डिफ़ाइन किया तो मैंने वहीं पर स्ट्रेट अवे मना कर दिया था, क्योंकि वो मेरे माइंड को सूट नहीं कर रहा। आप किस किस्म के कैरेक्टर करना पसंद करती हैं? मेरा जो फेवरेट ऑल टाइम कैरेक्टर है, जो कि मैंने काफ़ी शोज़ में बताया भी है, वो है कि मैं एक डाकू का अच्छा या एक टेररिस्ट का कैरेक्टर करूं, जिसमें मेरे डायलॉग्स हों या मेरे हाथ में वेपन्स हों और मैं थोड़ा सा अपने आप को सख्त और बोल्ड दिखाऊं, क्योंकि मैं ऐसे कैरेक्टर्स पे बिलीव करती हूँ जिसमें लेडीज़ की भी परफॉर्मेंस दिखे। आमतौर पर लेडीज़ को सिर्फ सॉन्ग्स के लिए या डांस के लिए यूज़ किया जाता है, फीमेल एक्ट्रेसेस को। ज़्यादातर काम मेल्स के ऊपर होता है, डायलॉग्स भी उनके होते हैं, लेकिन मैं ऐसा कैरेक्टर करना चाहती हूँ जिसमें मेरे ऊपर डायलॉग्स भी हों, मेरे ऊपर क्लोजअप्स भी हों और मेरे कैरेक्टर में भी उतना ही यू कैन से ग्रेस हो जितना कि मेल एक्टर्स के कैरेक्टर्स में। यानी किरदार में जान होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्ट करती हैं उसको। पकड़ा सही। तो ये बताइए कि जब आप कोई लाइव शो कर रही होती हैं तो ऑडियंस का रिस्पांस कैसा आता है? फीडबैक उसी टाइम मिल जाता है? अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं मोर देन 500 लाइव शोज़ कर चुकी हूँ और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ भी लाइव शोज़ कर चुकी हूँ और मैं 4000 एक टाइम पे पब्लिक के सामने लाइव होस्टिंग कर चुकी हूँ और मेरी हमेशा फ़ीडबैक बहुत अच्छी आई है। लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया है और कराची में मैं एक काफ़ी पॉपुलर होस्ट हूँ और मुझे काफ़ी शोज़ में बड़े पैनल के ऊपर काम दिया जाता है और नादिया भट्ट मेरा नाम है। जैसे कि बीइंग अ गर्ल, कभी किसी मुश्किल, किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो? ऑफ कोर्स वो तो करना पड़ता है। कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, जब इंसान किसी चीज़ के लिए अपना दिल मजबूत कर लेता है तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से ही हिम्मत आ जाती है। मुझे आज तक याद है जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था तो बहुत बड़े पैनल का एक शो आया था, उसमें मैंने होस्टिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस शो में थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो गई थी और मिसमैनेजमेंट की वजह से जो सबसे ज़्यादा गुस्सा और सख्ती थी वो आर्टिस्ट के ऊपर निकाली जा रही थी और ऑलमोस्ट किडनैप होते होते बची थी।
बस अल्लाह पाक ने मतलब इज़्ज़त रखी और अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बचा ली। तो इस तरह की चीज़ें तो ऑब्वियसली हिरा होती हैं, क्योंकि जब आप स्टूडियो में होते हैं तो आप सेफ़ होते हैं, लेकिन जब आप किसी लाइव शो में होते हैं, ख़ास तौर पे जब आप आउटडोर होते हैं, तो उस वक्त आपकी सेफ्टी सिर्फ यहाँ वहाँ की सिक्योरिटी के पास होती है या तो अल्लाह पाक के हाथ में होती है। तो मैं ज़्यादातर चूँकि लाइव काम करती हूँ और आउटडोर काम करती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो इंसान को थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए और ज़्यादा किसी से गुफ्तगू करना या ज़्यादा किसी के साथ मरासम रखना वो उस टाइम हमारे लिए मुनासिब नहीं होता। और इस चीज़ को हिरा लोग समझते हैं कि हम एटीट्यूड दिखाते हैं, हम में गरूर है। मुझे बहुत लोगों ने कहा यू हैव अ वेरी बिग एटीट्यूड, मगरूर है, नादिया किसी से बात नहीं करती, लेकिन वो उस वक्त की डिमांड होती है। मेरा ख्याल है ये हर फील्ड में है, ऐसा होता है। जब आप किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते तो लोग आपको मगरूर ही समझते हैं। वो मगरूरी कम और मजबूरी ज़्यादा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा बताइए, आपने तज़किरा किया आप वॉइस ओवर भी करती हैं। जी बिल्कुल। तो कौन सी उसमें ज़्यादा करती हैं? कोई गाने गाती हैं? कार्टून्स के ऊपर ज़्यादा वॉइस ओवर करती हूँ। माशाल्लाह से मैंने सुपरमैन सीरीज़ पूरी वॉइस ओवर करवाई है। सुपरमैन की जो गर्लफ्रेंड है लुइस लैन, उसकी आवाज़ मैंने दी है कंप्लीट एपिसोड्स के ऊपर पंजाबी में, और अपना चैनल के ऊपर वो पूरी एपिसोड्स जो हैं वो चली थी। काफ़ी टाइम हो गया। अब भी जब भी सुपरमैन की सीरीज़ वहाँ पे रन होगी तो उसमें मेरी ही आवाज़ होगी। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ इंग्लिश फिल्म्स के ऊपर वॉइस ओवर करवाया हुआ है उर्दू में, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं उनके ऊपर वॉइस ओवर करवाया हुआ है, और जो कमर्शियल्स मैं ख़ुद करती हूँ उनमें भी अगर वॉइस ओवर की ज़रूरत पड़े तो मैं ख़ुद ही करती हूँ। तो ये ख्याल आपको कैसा है कि वॉइस ओवर भी करना चाहिए? किसी ने मोटिवेट किया या आपको अचानक खुद ही ध्यान में आया? देखिए, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया, ये मुझे मोटिवेट किया गया था। जो मैंने पहला कमर्शियल किया था जिसमें मैं लीड पर थी, फन सिटी रिजॉर्ट्स, उसमें डॉक्यूमेंट्री थी, और जो उसके डायरेक्टर थे अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो अब हयात नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे फ़ील हो रहा है जब मैं उनसे इंटरेक्ट कर रही थी, क्योंकि उस कमर्शियल के अंदर हमारे डायलॉग्स नहीं थे, पीछे से सॉन्ग चल रहा था, हम लोग सिर्फ आगे परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, जब मेरी गुफ्तगू हुई इर्द गिर्द के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि आई वॉज़ वेरी यंग दैट टाइम, 20 साल उम्र थी, तो उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ में मुझे जान लग रही है, इसका वॉइस ओवर ट्राई करवाना चाहिए। उन्होंने मेरा एक ऑडिशन लिया जो बहुत पसंद किया गया। फिर मैंने 1 मिनट का वॉइस ओवर किया, और मेरा ही कमर्शियल था जिसकी मैं लीड मॉडल थी, और उस पर डॉक्यूमेंट्री में भी मेरी आवाज़ थी, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला। अच्छा, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने काम को थोड़ा सा लोगों के सामने लाने के लिए किस मुश्किल का कभी कोई सामना करना पड़ा, या कैसे आप करती हैं उसको कि लोग आपको जानें और आपको पसंद करें? कोई आपकी काम में क्रिएटिविटी हो, कोई वैरायटी हो? हिरा, जो काम मैं करती हूँ उसे मैं पूरे दिल से करती हूँ, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किसी के साथ कंपटीशन ना करूं, क्योंकि हम तजर्बाकार हैं, हमें तकरीबन 15 से 16 साल मीडिया में हो गए हैं, और हर एक आर्टिस्ट का एक टाइम पीरियड होता है। ऑब्वियसली जो नई गर्ल्स आ रही हैं, और मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, मैं खुश भी होती हूँ। मैंने बहुत सारी फ़ीमेल जो नई आर्टिस्ट हैं उनको स्टेज के ऊपर चलना सिखाया, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे फ़ैशन शोज़ में मॉडलिंग भी की है। अब मैं नहीं करती मॉडलिंग, अब मैं होस्टिंग करती हूँ। तो अक्सर जब मैं होस्टिंग करती हूँ, जो नई हमारी मॉडल्स हैं वो टिप्स लेती हैं, तो वहाँ मैं एटीट्यूड नहीं दिखाती। ऑब्वियसली मैं टिप देती हूँ कि किस तरह आप ग्रूम हो सकते हैं, कितनी हील आपको पहननी चाहिए, किस तरह आपको वॉक करनी चाहिए। तो मैं तो मोटिवेट ही करती हूँ, क्योंकि कल हमें किसी ने मोटिवेट किया था, आज हम किसी को मोटिवेट करेंगे। आपकी हाइट देख के मुझे जहन में आया था कि आपसे पूछूं, आपको मॉडलिंग की ऑफ़र होती होगी, हाइट बहुत अच्छी है आपकी। स्टार्टिंग ही मैंने आपको बताया ना कि बेशुमार फैशन शोज़, तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने? कंटिन्यू इस वजह से नहीं किया हिरा कि होस्टिंग का काम इतना ज़्यादा आ गया, इतना ज़्यादा आ गया, और ज़्यादातर ऑफ़र्स उसी चीज़ की आई। फिर मुझे टेलीविज़न प्लेस की तरफ भी तवज्जो देनी थी, उधर मेरे वॉइस ओवर्स भी चल रहे थे, और फिर अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर अपनी डेथ से पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और वो बेड रेस्ट पर चली गई थी। तो सिर्फ मैं थी, मदर थी और फादर थे, तो करियर को भी साथ लेके चल रहे थे, मदर फादर की देखभाल भी साथ साथ हो रही थी। तो मुझे वही काम करना था जिसमें मेरे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो मुझे अपॉर्चुनिटी होस्टिंग में
और आपका voice- इंटरेस्ट भी है, मुझे लग रहा है जैसे महसूस हो रहा है कि आप इसमें ज़्यादा मैं आसानी acting महसूस और करती हैं। होस्टिंग में ज़्यादा आसानी महसूस करती हूँ। मॉडलिंग में ये होता है कि आपकी आवाज़ नहीं निकलती, तो सिर्फ ड्रेस की नुमाइश होती है या तो फिर जो डिज़ाइनर है उसके बारे में बताया जाता है। होस्ट ऑब्वियसली अपना नाम भी बताता है, कंपनीज का नाम भी बताता है, और मुझे मेन जो पॉइंट है वो है अपने नाम की रिकग्नाइजेशन, क्योंकि आपने जो सवाल किया उसी से मैं जवाब जोड़ रही हूँ कि अपनी पहचान बनाना। तो मॉडल कितना भी बड़ा हो उसकी पहचान नहीं बन बिल्कुल पाती, ऐसे। टाइम लगता है। होस्ट और एक्टर की पहचान उसकी आवाज़ की वजह से बन जाती है, तो इसीलिए आई प्रेफर एक्टिंग एंड होस्टिंग। चलिए नादिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आपसे कंटिन्यू करते हैं जी। तो नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और नादिया से गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, नादिया भट्ट साहिबा से हमारी गुफ्तगू जारी है। नादिया, अब हम आपसे थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें करेंगे, कुछ फ़न करते हैं। मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, आपने बगैर सोचे जवाब देना है, क्विकली। सबसे पहले ये बताइए कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? चाइनीज़। पसंदीदा लिबास? जीन्स एंड टी शर्ट। इसमें आप कंफर्टेबल फील करती हैं? अच्छा, पसंदीदा एक्टर? पाकिस्तान में मोहम्मद राना, इंडिया में शाहरुख खान। और एक्ट्रेस? पाकिस्तान में रीमा मैडम एंड साइमा मैडम, और इंडिया में ऐश्वर्या रॉय। एंड राइट नाउ आजकल जो गर्ल्स चल रही हैं उसमें उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, श्रद्धा कपूर। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताइए कि जब आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस करती हैं तो कौन सा अमल आपको पुरसुकून करता है? एक्सरसाइज और या तो मूवीज़ देखना। आउटिंग के लिए कहाँ जाना पसंद करती हैं? सी व्यू। वैसे काफ़ी क्विकली आंसर कर रही हैं आप। अच्छा, ये बताइए आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? जी, मेरे नज़दीक ज़िंदगी एक टेस्ट है, एक आजमाइश है, और हर दिन हर लम्हा आप एक नए एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं। और मेरा एक चीज़ पे बहुत बिलीव है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको देखता है, आपके साथ है, और 70 माह से ज़्यादा आपसे प्यार करता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि गुनाहों से परहेज़ किया जाए, झूठ ना बोला जाए, और जहाँ तक आप अपने आप को पॉजिटिव लेकर चल सकते हैं तो इट्स मच बेटर, क्योंकि ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है, उसकी तैयारी भी यहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मेंटली मैं इस मामले में बहुत यू कैन से इस्लामिक हूँ, लेकिन लोग ड्रेसिंग से और स्टाइल से समझते हैं कि मतलब बोल्ड हैं तो शायद इस्लाम के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत बहुत ही एक्यूरेट तरीके से की है कि कहाँ कौन सी बात करनी है, कहाँ किस तरह बैठना है, वो सब मुझे बताया हमारी गया है। सोसाइटी में काम तासुर ये है ना, जो दिख रहा होता है उसको देखकर बात करते हैं। लेकिन एक और मिसाल होती है हिरा, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वो शायद मेरे ऊपर सादिक बैठती है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अच्छा, फेवरेट हॉबी? फेवरेट हॉबी डायरी लिखना अपनी, और या तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं अपनी ग्रोसरीज खुद ख़रीदूँ, और ग्रोसरी ख़रीदने में 2 से ढाई घंटे लाजमी लगते हैं। अच्छा, यानी आप काफ़ी टाइम लेती हैं। बहुत ज़्यादा। फेवरेट सीज़न क्या है आपका? समर, गर्मी। आई डोंट लाइक विंटर। लॉन्ग ड्राइव पसंद है? बहुत ज़्यादा, खुद भी ड्राइव करती हूँ माशाल्लाह से। सही। और कैसा म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं? कभी कभार पॉप और तेज़ सॉन्ग्स, क्योंकि प्रोफेशनल डांसर भी हूँ, तो जब डांस करने का मूड होता है तो पॉप सॉन्ग्स, तेज़ गाने। वरना मुझे अच्छा लगता है 70s या 60s के जो स्लो सॉन्ग्स हैं जिनका एक एक लफ्ज़ समझ में आ रहा हो। आजकल तो शायरी अच्छी हो। शायरी अच्छी हो। मैं शायरी की बहुत शौकीन हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं खुद भी एक शायरा हूँ। अच्छा, ये तो आपने नई बात बताई। कुछ लिखती हैं? कभी कभार मैं खुद भी शेर कहती हूँ। अच्छा। तो इस वजह से शायरी सुनना भी बहुत पसंद है, शायरी करना भी बहुत कोई पसंद है। शेर अपना सुनाइए। ठीक है, अपना शेर आपको सुना रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो तारीफ, और अगर ना अच्छा लगे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। कोई क्या सुनाएगा शम्मा की दास्तान, आहा किसी ने ना सुनी फिर भी आंसू हैं बहे। रात भर की मेहमान है कोई देखे इसका सबर, रात भर की मेहमान है कोई देखे इसका सबर, जलता रहा है दिल फिर भी कुछ ना कहे। ये मेरा अपना शेर है। चलें, खूब, आप कोशिश जारी रखें। ये बताइए, जब से शोबिज़ में आई हैं पर्सनल लाइफ मुतासर हुई है?
जी हिरा, स्टार्टिंग में हुई थी लेकिन अब फ़िलहाल नहीं हुई। हाँ, पर्सनल लाइफ में ये होता है कि आप अपनी चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते। लाइक पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी लेकिन अब एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता क्योंकि अक्सर शूट्स होते हैं, अक्सर शोज़ होते हैं और एकदम से कोई कॉल आ जाती है, नई ऑफ़र आ जाती है, तो खाने पीने का भी हिसाब किताब नहीं रहता। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लंच टाइम पे मेरी शूट आ गई है तो फिर मैं स्किप करके डिनर पर ही जाती हूँ, मैं बेवक्त खाना नहीं खाती। अच्छा। तो इस वजह से ज़रा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, क्योंकि अगर आप लंच टाइम का शाम के 5 बजे खाएंगे फिर डिनर टाइम पे वही सेम टाइम खाएंगे तो आप ओवरवेट हो जाएंगे। यानी डाइट मेंटेन करती हैं? डाइट मेंटेन करती हूँ। तो शोबिज़ में वैसे भी जो लोग काम करते हैं ऑब्वियसली उनके टाइम का तो कुछ पता नहीं होता। कई बार ऐसे भी हुआ है कि मैं शूट के लिए निकलती हूँ, मैंने लाइक एक सॉन्ग वीडियो में मॉडलिंग की थी अभी 2 साल पहले, बहुत पसंद किया गया उस सॉन्ग को। तो सुबह 10 बजे हम लोग निकले, हमारा रात के 10 बजे वापसी का प्रोग्राम था, सॉन्ग वीडियो घारों में था, लेकिन हम लोग पहुँचे मैं सुबह के अगले दिन के 6 बजे। तो ऑब्वियसली शूट पे कोई टाइम तो होता नहीं है, तो उसमें डिनर का और लंच का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ 2 टाइम खाना खाती हूँ। मैं एक लंच करती हूँ और एक डिनर करती हूँ। दोपहर 12 बजे से पहले ब्रेकफास्ट छोड़ देती हैं? यप, मैं ब्रेकफास्ट छोड़ देती हूँ और अगर नहीं छोड़ती तो फिर या तो मैं 1 कप कॉफ़ी ले लेती हूँ या फिर मैं 1 ग्लास जूस ले लेती हूँ, दैट्स इट। सही। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा फ़ैन जिसने परेशान किया हो? परेशान तो मुझे काफ़ी सारे फ़ैन्स ने किया है, अब आपसे क्या छुपाना। अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे एक मेरे फ़ैन हैं या कौन है आई डोंट नो, नंबर कहाँ से उन्होंने ले लिया, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उन्होंने मुस्तकिल कॉल की है तकरीबन 2 से 3 घंटे और मैंने फिर उन्हें ब्लॉक किया। तो ये तो होता ही ऑब्वियसली गर्ल्स के साथ, तो हर फील्ड में आसानी हो गई है, एंड्रॉयड ने आसान कर दिया है, ब्लॉक कर देते हैं। Yes, पहले बहुत मुश्किल था। नहीं, मैं फिर भी इस चीज़ से मतलब इतना ज़्यादा नहीं घबराती क्योंकि ऑब्वियसली आजकल साइबर क्राइम ने भी बहुत आसानी पैदा कर दी है। तो अभी तक तो खैर इस तरह की कोई मुझे नौबत नहीं आई कि किसी ने मतलब मुझे साइबर क्राइम तक जाने पर मजबूर किया हो। लेकिन हाँ, लोग तंग करते हैं और सालों से तंग करते हैं और मेन चीज़ है कि किस चीज़ के लिए तंग करते हैं ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। ये तो कभी समझ नहीं आएगा। ये बताइए कोई ऐसा कैरेक्टर जो यादगार हो आपके लिए, जिसको करके आपको बहुत खुशी मिली हो? ऑब्वियसली मैंने ARY डिजिटल के लिए एक प्ले किया था पिंजरा, और उसमें मुझे कॉलेज स्टूडेंट दिखाया गया था जो कि ड्रग्स एडिक्ट था और हम 3-4 लड़कियां उसमें थीं। सनम बलोच भी उसमें मौजूद थी जो इस वक्त माशाल्लाह बहुत टॉप की आर्टिस्ट हैं, होस्ट भी हैं। तो हम उनके साथ जब काम कर रहे थे तो हम सब एडिक्टिव थे और हमें उन्हें एडिक्शन में लाना था। तो सबसे ज़्यादा सिगरेट्स मुझे ही फूंकनी पड़ी। सनम के साथ डायलॉग्स भी सबसे ज़्यादा मेरे ही थे बिकॉज़ उसमें मेरा एक अजीब सा टोन था क्योंकि सिगरेट बार बार वैसे तो मुझे पसंद नहीं है स्मोकिंग करना, लेकिन बार बार सिगरेट मजबूरी में पीना पड़ रहा था क्योंकि वो सीन की डिमांड थी और गला बैठ गया। जब गला बैठ गया तो ऑब्वियसली टोन चेंज हो गई। तो मुझे उसके 2 डायलॉग्स आज तक याद हैं कि सनम अवॉइड कर रही हैं, हम बैठे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, साथ में मेरे दूसरी आर्टिस्ट मौजूद हैं, यहाँ तीसरी आर्टिस्ट खड़ी हैं, वो अवॉइड कर रही हैं, हमें मतलब टाल रही हैं। उसमें मैंने एकदम से सिगरेट घुमाई और मैंने उनको बोला कि अरे तू भी तो कभी कभार सादी सिगरेट पी लेती है, अगर भरी हुई पी लेगी तो क्या है, ज़्यादा नखरे ना कर, चल अब आजा बैठ जा एंड जॉइन अस, ज़िंदगी एक बार मिलती है, कम ऑन यार, लेट्स हैव सम फन। तो ये डायलॉग बहुत पसंद किया गया था और गला उस वक्त बैठा हुआ था, जस्ट इमेजिन, सिगरेट हाथ में। तो फिर सनम ने हमें ज्वाइन किया। उसके बाद फिर वो चीज़ ऐसी हुई कि जब उन्होंने वो ड्रग्स ली, चरस या जो भी हम दिखाना चाह रहे थे, उसके बाद उनका सर घूमता है और वो एकदम से किसी मिराज में चली जाती हैं, यानी कि वो रियलिटी से हटके एक ड्रीम में चली जाती हैं। वहाँ से हमारे कैरेक्टर कटे, फिर किसी का चेहरा चुड़ैल बनकर उन्हें नज़र आने लग गया, कोई साया उनके पीछे भागने लग गया। फिर हमारे कैरेक्टर्स ऐसे बने कि हमें ज़ोर ज़ोर से हंसना था और मुझे हंसी आसानी से नहीं आती। अच्छा। लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली इतना ज़ोर से हंस रहे थे कि बाकायदा ओपन था और उसमें हमारी हंसी गूंज रही थी और ऐसे गूंज रही थी जैसे चुड़ैलें हंस रही हैं।
तो वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था। 3 दिन तक 18 घंटे की हमारी शिफ्ट थी। 6 घंटे के लिए घर जाते थे, मुंह धोते थे, खाना खाते थे, वापस हमें गाड़ी पिक करती थी। वो 4 दिन का हमारा स्पेल था, उसमें मुझे ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया था। अंदाज़ा हो रहा है मुझे आपको किस किस्म के कैरेक्टर करना पसंद है। अच्छा ये बताइए, आपने तस्करा किया था कि आप कोई डाकू टाइप कैरेक्टर करना चाहती हैं, तो जब आप कोई स्नैचिंग कर रही हूँ तो सारी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, फेस एक्सप्रेशंस आते हैं, तो कुछ ये हमारे भी नाजरीन को थोड़ा सा एक्ट करके दिखाइए। देखिए, अब पहली बात तो हीरा, मैं आपको ये बता दूं कि जब रियलिटी के ऊपर आप काम करते हैं वहाँ तो टाइम ही नहीं होता। जब रियलिटी में आपका मोबाइल कभी स्नैच होगा, अल्लाह का शुक्र है मेरा कभी स्नैच हुआ नहीं, ना हो, वहाँ पर तो बस वो आते हैं, गन दिखाई, स्नैच किया। हम प्ले में तो एक प्ले में आपके पास टाइम है, ऑब्वियसली क्लोजअप आ रहा होगा। तो उसमें मुझे जो अपने लिए पसंद है कि जैसे अब कोई फीमेल खड़ी है, लाइक आप हैं, तो अब मैं मोबाइल स्नैच कर रही हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगेगा कि फ्रंट पर मोटरसाइकिल पे कोई मेल हो, पीछे मैं बैठी हुई हूँ। अच्छा, इंटरप्ट कर रही हूँ आपसे, एक सवाल ये बीच में बताइए, डाकू मतलब फीमेल ही बनना पसंद है या मेल डाकू बनना पसंद है? फीमेल भी तो होती हैं। नहीं, मुझे फीमेल डाकू ही बनना है, बिकॉज मैं फीमेल हूँ और फीमेल डाकू बनूंगी। बाकी मेल डाकू बनने का इसीलिए शौक नहीं कि वो तो फिर फुल गेटअप हो जाएगा, एंड ऑफ द लाइन उसे चेंज होना पड़ेगा, तो वो चेंज होके फिर फीमेल हो जाएगा, तो वो तो नहीं, मुझे शुरू से ही फीमेल डाकू ही बनना है। और अगर मोबाइल स्नैच कर रहे हैं, ये तो बहुत मतलब एक छोटे पैमाने की चीज़ होती है। इस पे तो यही है कि लाइक औरत खड़ी है, बाइक रुके, पीछे से मैं उतरूँ, एकदम से उसको पिस्टल लगाना है, मोबाइल निकालो और जेब में जितना भी तुम्हारे पैसे हैं वो निकाल दो, दैट्स इट। वो आगे से अगर नहीं मानेगी, गोली चल जाएगी और आप दोबारा से बाइक पे बैठ जाएंगे। ये तो एक बहुत ही मतलब शॉर्ट है। लेकिन मैं जिस तरह का कैरेक्टर मतलब अपने लिए सोचती हूँ कि लाइक खुदकश बम्बार या फिर डाकू जो कि बड़े पैमाने के ऊपर डाका मारते हैं, लाइक जिस तरह की डाकू हसीना। ये बताइए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, आप कोई बड़ी डकैती करने जा रही हूँ, आप किसी घर में एंटर होती हैं और एक बुजुर्ग जोड़ा वहाँ मौजूद है, तो क्या एक्सप्रेशंस होंगे आपके? देखें, आपने सवाल ऐसा कर दिया कि ऑब्वियसली डाकू वायलेंट होते हैं। जब वो अपने मिशन पर निकलते हैं तो उनके अंदर गुस्सा होता है और नफरत होती है और तरह तरह के ख्याल होते हैं कि हो सकता है हमें गोली चला के किसी को कत्ल करना पड़े, या हो सकता है हमारे ऊपर पुलिस मुकाबला और हम मारे जाएं, तो उलझे हुए होते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप एंटर होंगे, ऑब्वियसली एक उलझन होगी, एक गुस्सा होगा, एक आंखों के अंदर समझे कि नफ़रत होगी। लेकिन अब बूढ़ा जोड़ा देखें, बेशक अमीर हैं, बेशक उनके पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन बेचारे दोनों ही हैं, अब पेशे से मजबूर हैं, डकैती तो करनी है। एक्सप्रेशंस क्या होंगे, थोड़ा सा हमें बताएं। एक्सप्रेशन यही है, जैसे आप पर रखती हूँ, जैसे आप एक बूढ़ी खातून है, मैं एंटर हुई, मैं वायलेंट हूँ, लेकिन फिर आपको देखा तो अब हमदर्दी के जज्बात आ गए। जी, अम्मा जी ज़रा साइड पे बैठ जाएं, डाका पड़ चुका है और अगर आप चिल्लाएंगी तो मुझे मजबूरन फिर आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। खामोशी से बैठेंगी तो हम लोग जो उठाना है उठाकर चले जाएंगे, तो अब आपके ऊपर है, हमें मजबूर मत कीजिएगा। और अगर अम्मा जी ने रेजिस्ट किया फिर क्या करेंगी? तो ऑब्वियसली उनके हाथ पैर बांध कर, मुँह बांध कर उनको साइड पे बिठा देंगे, लेकिन उनके ऊपर गोली चलाना या उनके साथ तशद्दुद करना, मैं ये चीज़ बिलीव करती हूँ कि देखें, बच्चों पे और औरतों पे और बुज़ुर्गों पे जो जुल्म करते हैं, ना तो वो डाकू होते हैं, ना तो वो दहशतगर्द होते हैं, वो इंसान ही नहीं होते। क्योंकि डाकू और दहशतगर्द भी अंदर से इंसान होते हैं, पता नहीं लाइफ में उनके साथ क्या हुआ होता है, क्योंकि कोई भी पैदाइशी डाकू नहीं बनता, हर चीज़ का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो अगर मैं डाकू बन भी रही हूँ तो ज़ाहिरी सी बात है उस कैरेक्टर का कोई बैकग्राउंड रहा होगा, या तो वो डाकू की औलाद है, इस वजह से उसकी मजबूरी है, उसे कोई और चीज़ समझ नहीं आई, और या तो उसके साथ कोई जुल्म हुआ, हो सकता है उसके माँ बाप को मार दिया गया हो, या उसकी जमा पूंजी जो है वो सारी छीन ली हो, या उन लोगों को एकदम से ऊपर से सड़क पर फेंक दिया गया हो, घर छीन लिया गया हो, आपके पास कौन सा रास्ता बचता है। तो इसीलिए मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं समझती, पर्सनली भी। और जब भी मुझे कोई कैरेक्टर दिया जाता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना स्क्रिप्ट 2 दिन पहले ले लूँ और उस पर होमवर्क करूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट के 6 एक्सप्रेशन होते हैं।
जिसमें सबसे आसान एक्सप्रेशन होता है हैप्पी मूड, वो कोई भी कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं सैड मूड, उस पे हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। उसके बाद हम आते हैं रोमांटिक मूड, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये भी अच्छा आपने बता दिया। मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ। उसके बाद हम आते हैं कॉमेडी मूड पर। उसमें भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि दूसरों को रुलाना आसान है लेकिन हंसाना मुश्किल है। उसके बाद हम आते हैं वायलेंट मूड, जो मेरे लिए बहुत ईजी है। गुस्सा दिखाना, आवाज़ लाउड करना, चिल्लाना, रोना, दैट्स वेरी इजी फॉर मी। चले हम इंतज़ार करेंगे आपको कोई ऐसा कैरेक्टर मिले और हम उसको देखें और एंजॉय करें। अच्छा, आपकी बात काट रही हूँ। और एंड का जो हमारा मूड होता है, जो कि एक एक्टर की पहचान है, जिसमें बड़े बड़े एक्टर अक्सर फेल हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इमोशनल ट्रेजिडिक मूड। कि डायलॉग्स के ज़रिए आपको अपनी बात पब्लिक तक कन्वे करनी होती है कि हम किस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो सोसाइटी एशियन भी हो सकता है मूवी के अंदर वो सोसाइटी कोई फॉरेनर सोसाइटी हो, ऐसा भी पॉसिबल। तो इसीलिए इसमें बड़े बड़े एक्टर्स फेल हो जाते हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे जो तालीम दी गई है एक्टिंग के हवाले से, 6 के 6 मूड में मैं सिर्फ 2 मूड्स में थोड़ा वीक हूँ। रोमांटिक में मैं वीक हूँ और बाकी इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ, द ट्रेजिडिक एंड इमोशनल मूड। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, क्योंकि अभी तो मैं सीखने के मराहिल में हूँ और अल्लाह पाक मुझे मज़ीद इज़्ज़त दे और मज़ीद जो है तरक्की दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लास्ट क्वेश्चन क्विकली, मुस्तकबिल में क्या इरादा है? जी, मुस्तकबिल में वही इरादा है जो लेकर घर से हम चले थे। तकरीबन 15 साल हो गए। मेरा इरादा था एक फ़िल्म एक्टर बनने का और आज भी मेरा वही ख्वाब है। मैंने टेलीविज़न में हर चैनल पर काम किया हुआ है, मैंने लाइव शोज़ बहुत सारे किए हुए हैं। अभी भी मेरे स्टेज के ऊपर बेशुमार शोज़ लाइन अप हैं। कमर्शियल्स मैं कर चुकी हूँ, फ़ैशन शोज़ मैं कर चुकी हूँ। लेकिन घर से जब हम चले थे, एक एक्टर जब घर से निकलता है तो उसका ड्रीम ही फ़िल्म होता है। तो फिल्म में अभी तक काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हाँ, मुझे ऑफ़र्स काफ़ी रहीं लेकिन वो मुझे सूट नहीं की और मैं एक अच्छी ऑफ़र के इंतज़ार में हूँ जो मेरे फेस को, मेरे एक्सप्रेशंस को सूट करे। और आप दुआ कीजिए, चलें नादिया, आप लोग भी दुआ कीजिए कि मुझे एक अच्छा फ़िल्म का कैरेक्टर मिले जिसमें मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच हिरा। जी, तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे नादिया साहिबा की दिल की बातें। हमारी उनसे बहुत मज़े की बातें हुई जो कि आपने यकीनन एंजॉय की होंगी। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिए। अपनी मेज़बान हिरा शब्बीर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए होम टीवी, आपका अपना चैनल।